हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी बायोलॉजी क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे साइंस कर रहे हैं 9th क्लास की। और इससे पहले हम लोग एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने जीवन की मौलिक इकाई कोशिका का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। और आज का हम लोगों का टॉपिक जो है ऊतक है। चलिए आइए ऊतक के विषय में पढ़ते हैं और चैप्टर में क्या क्या है उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो देखते हैं ऊतक। देखो ऊतक जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, पहले बताइए टिश्यू किससे बने होते हैं। तो कोशिका हम लोगों ने पहले इसे चैप्टर किया था। तो जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक, जंतु ऊतक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पादप ऊतक के बारे में समझेंगे। पादप ऊतक क्या होते हैं? तो पादप ऊतक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला प्राथमिक विभज्योतक, प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, शीर्षस्थ विभज्योतक हो गया, पार्श्वी विभज्योतक और अंतर्विष्ट विभज्योतक। ठीक है, तो इसके हो गए, ये हो गए विभज्योतक। अब स्थायी ऊतक के बारे में समझते हैं। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, तो जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं उसके प्रकार समझ लेते हैं। देखो सरल स्थायी ऊतक जो है, सरल स्थायी ऊतक देखिए, एपिडर्मिस होती है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, देखो जो पैरेन्काइमा होते हैं वो गोल अंडाकार होते हैं और ये कैसे होते हैं, जीवित होते हैं। कोलेन्काइमा जो होते हैं लंबी होते हैं, खंभाकार होते हैं। ठीक है, मतलब लंबे होंगे और खंभाकार होंगे। ये जीवित और मृत दोनों होते हैं। ठीक है, और जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं ये लंबी और सकरी, ठीक, लंबी तो होंगी पर सकरी होंगी, ठीक, नैरो होंगी, लिग्निफाइड होते हैं। और ये कैसे होते हैं, मृत होते हैं। ठीक है, ये मृत होते हैं। और जो आपका स्कैरेन्काइमा है उसमें फ्लोएम आता है और जो आपका पैरेन्काइमा है उसमें क्या आता है, जाइलम आता है। ओके, अब देखिए फ्लोएम बारे में समझ लेते हैं। फ्लोएम देखो चालनी नलिकाएं होती हैं, फ्लोएम रेसे होते हैं। फ्लोएम का वर्क अगर पूछा जाए तो पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ बनता है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। देखिए आप समझते हैं। ठीक है, चालनी कोशिकाएं, फ्लोएम। ठीक है, और फ्लोएम देखो रेसे होते हैं, फिर उसके बाद सहचरी कोशिकाएं होती हैं और फ्लोएम के पैरेन्काइमा होते हैं। ओके, इतने होते हैं फ्लोएम के पार्ट। जाइलम में क्या होती है, वाहिनिका होती हैं, वाहिका होती है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे जंतु ऊतक के बारे में। हम लोगों ने देखो एक नज़र में जो पादप ऊतक हैं उनको देख लिया। जैसे कि आप एग्ज़ाम टाइम में जा रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं तो अपने थ्योरी पूरी तैयार कर ली है और ऐसा चार्ट अगर आपके पास बना है तो आपको रिवीजन, मतलब शॉर्टकट में अच्छा रिवीजन आपका हो जाना है। ठीक है, जंतु ऊतक, अब जंतु ऊतक के विषय में पढ़ते हैं। तो देखो जंतु ऊतक देखो, एपिथेलियम, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, इतने प्रकार का होता है जंतु ऊतक। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोजी ऊतक के प्रकार। ठीक है, तो देखो रेशेदार हो सकते हैं, अवकाशीय हो सकते हैं, वसामय हो सकते हैं, केकाली हो सकते हैं, फ्लूइड हो सकते हैं। ठीक है, जो फ्लूइड होंगे, फ्लूइड में देखो ब्लड आपका हो जाएगा, लिम्फ यानी कि लसिका आ जाएगी। और केकाली जो होंगे, केकाली में आपकी कंडरा आ जाएगी, स्नायु आ जाएगा, अस्थि आ जाएगी, उपास्थि आ जाएगी। ओके, अब देखिए जो एपिथेलियल ऊतक है यानी कि संरक्षी ऊतक, इसके पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सल्की एपिथेलियम आ जाएगा, घनाकार एपिथेलियम आ जाएगा, स्तंभीय एपिथेलियम आ जाएगा और पश्चिमाभि एपिथेलियम आ जाएगा। ग्रंथिल एपिथेलियम इसी में आएगा। विभज्योतकीय ऊतक देखो मूल आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक विभज्योतक, द्वितीयक विभज्योतक। ठीक है, उपास्थि के आधार पर, देखो शीर्षस्थ विभज्योतक जो कि जड़ व तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं। ठीक है, पार्श्वी विभज्योतक जो कि जड़ व तने की परिधि में होते हैं, जैसे संवहन कैम्बियम होता है, कार्क कैम्बियम होती है। ओके, अब जो आपका देखो तीसरा क्या है, तीसरा है आपका अंतर्विष्ट विभज्योतक, यानी कि पत्तियों के आधार टहनियों के पर्व के दोनों ओर ये पाए जाते हैं। जैसे टहनियाँ हैं तो उनके दोनों ओर, ठीक, लेटरल साइड में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ओके, ऊतकों के अध्ययन को ऊतकी या ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगर पूछा जाए ऊतकों का अध्ययन किसके अंदर करते हैं तो हम लोग औतकी या हिस्टोलॉजी के अंदर किया जाता है। ऊतक होते क्या है, एक कोशिकाओं का समूह जो उद्योग का कार्य की दृष्टि से समान होते हैं। मतलब देखो होता क्या है ऊतक, मतलब एक समान कोशिकाओं का एक अंग बना हुआ होता है। ठीक है, मतलब कोशिकाएं तो अलग अलग प्रकार की होती हैं पर कार्य करने के अनुसार क्या होते हैं, ये समान कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। एक कोश के जीवों में
समान एक ही कोशिका के अंदर सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। मतलब जो एक कोश के जीव होते हैं उसमें सिर्फ एक कोशिका होती है, तो उसमें क्या एक कोशिका शोषण का, पाचन का, उत्सर्जन का, सभी का कार्य करेंगी। जो बहुकोश के जीव होते हैं उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो उसमें मतलब यानी कि उसमें कार्य के अनुसार क्या होती हैं, कोशिकाएं डिवाइड होती हैं, उन तक बटे हुए होते हैं। बहुकोश के जीवों में देखो, बहुकोश के जीवों में सभी महत्वपूर्ण कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा की जाते हैं। ठीक है, कोशिकाओं का समूह जो संरचनात्मक, कार्यात्मक व उत्पत्ति के समान होते हैं। मतलब संरचनात्मक कार्य जैसे उनके कार्य के आधार पर उसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, संरचना और कार्य के आधार पर क्या किया जाता है, ऊतक समान होते हैं, वही क्या कहलाएंगे, ऊतक कहलाते हैं। पादप ऊतक देखो, विभज्योतकीय ऊतक, स्थायी ऊतक। ठीक है, अभी विभज्योतकीय ऊतक में अभी हम लोगों ने समझा था शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक। ठीक है, और स्थायी ऊतक में संरक्षी कारक, सरल स्थायी ऊतक। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक में क्या, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जटिल स्थायी ऊतक में जाइलम और फ्लोएम हो गया। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं चैप्टर में, विभज्योतकीय ऊतक को समझते हैं। विभज्योतकीय ऊतक वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं। मतलब जो जैसे जो प्लांट बढ़ रहा है, ठीक, जिसकी वृद्धि हो रही है, जैसे देखो तने की वृद्धि होती है, जड़ें नीचे की तरफ जाती है, शीर्ष ऊपर की तरफ जाता है। कैम्बियम की स्थिति के आधार पर क्या होता है, विभज्योतक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पर शीर्षस्थ विभज्योतक मतलब जहाँ पे शीर्ष बढ़ रहा हो, शीर्षस्थ विभेद तने व जड़ों के शीर्ष पर स्थित होता है, और पादपों की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब पादप जो होते हैं वो बढ़ते हैं, उनमें वृद्धि होती है। पार्श्वी विभज्योतक जो होते हैं, पार्श्वी विभज्योतक या कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। पार्श्वी मतलब तना साइड से निकलता है, जड़ की जो रूटें साइड से निकलती हैं, ठीक है, और उनकी मोटाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अंतर्विष्ट विभज्योतक जो होते हैं, अंतर्विष्ट विभज्योतक जो होते हैं पत्तियों के आधार टहनियों के पर्व के दोनों ओर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। यह इन भागों की वृद्धि करता है। ओके, विभज्योतकीय ऊतक की विशेषताएं समझ लेते हैं क्या होती हैं। तो देखो पहली बात तो सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिकाओं के बीच में स्थान जो होता है अनुपस्थित, सटकर जुड़ी हुई कैसी होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, सटी हुई होती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं गोल होंगी, अंडाकार होंगी या आयताकार होंगी। कोशिका द्रव जो होता है सघन यानी कि गाढ़ा, ठीक है, कंसंट्रेट फॉर्म में होता है, काफी मात्रा में होता है। नाभिक एक व बड़ा होता है। ठीक है, संचित भोजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। विभज्योतकीय ऊतकों के कार्य क्या होते हैं, तो लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं पैदा करना और पादपों की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि करने का कार्य होता है विभज्योतकीय ऊतकों का। ठीक है, इसकी देखिए संरचना देख लेते हैं। देखो एपिकल है, इसी में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये इंटरमीडिएट मेरिस्टेम है और इसको लेटरल मेरिस्टेम कहेंगे। ठीक है, स्थायी ऊतक, ठीक, स्थायी ऊतक के बारे में समझते हैं। ये उन विभज्योतकीय ऊतक से उत्पन्न होते हैं जो कि लगातार विभाजित होकर क्या करते हैं, विभाजन की क्षमता खो देते हैं। मतलब यानी कि इतना विभाजित होते हैं कि उनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं बचती है। इनका आकार, आकृति व मोटाई क्या होती है, निश्चित होती है। जीवित या मृत दोनों हो सकते हैं। स्थायी ऊतक की कोशिकाओं के जो कोशिका ध्रुव में क्या होती हैं, रितिकाएं यानी कि वैक्यूल्स होते हैं। ऐसे ऐसे होती है रितिकाएं, ठीक, बड़ी बड़ी ऐसे वैक्यूल्स होते हैं। देखो ऐसे बता रहे हैं, ऐसे संरचना में जो आपको दिखेंगे ऐसे, ये वैक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, एक सरल कोशिका एक विशिष्ट कोशिका जो होती है विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से क्या करती है, आकार प्राप्त करती है, उसे विभेदीकरण कहते हैं। मतलब कार्य के आधार पर, ठीक, कार्य के आधार पर कोशिका का विभाजित होना, उसी को कहा जाता है क्या, विभेदीकरण। आकृति, आकृति व संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल और संरक्षी। सरल क्या होते हैं, यह केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होते हैं। मतलब एक ही प्रकार की इसमें सेल होती हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे देखो सरल में क्या आएंगे, संरक्षी ऊतक, ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू, और सहायक ऊतक जिसको सपोर्टिव टिश्यू, ये सरल के हैं पार्ट। ठीक है, संरक्षी ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो एपिडर्मिस जो होती है पौधे के सभी भाग जैसे पत्तियां, फूल, जड़, तने की सबसे बाहरी परत जो होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। यह क्यूटिकल से ढकी होती है। क्यूटिन जो होती है एक मोम जैसा जाल प्रतिरोधी पदार्थ होता है जो कि एपिडर्मिस कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, स्त्रावित होता है, मोम जैसा जल जैसा जो पदार्थ होता है। ठीक है, अधिकतर पौधों में एपिडर्मिस के साथ साथ पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो छोटे 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 छिद्र होते हैं। जैसे हमारे शरीर में रोम होते, रोम के छिद्र होते हैं, तो पेड़ों में इनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या होता है,
दो गार्ड देखो ऐसे करके ऐसे सील होती हैं, उन्हीं से क्या होते हैं, घिरे हुए होती कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक में तो क्या होते हैं, दो गार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। एपिडर्मिस के कार्ड देखो पौधों को सुरक्षा प्रदान करना, जो ऊपर छाल लगी हुई होती है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन को रोकती है, जिससे पौधा जो होता है झुलसने से बचता है। ठीक है, झुलसने से बचता है। अगर पूरा का पूरा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा तो पौधा सूख जाएगा। तो एपिडर्मिस क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया को रोकता है, जिससे पौधा क्या होता है, झुलसने से बचता है। ठीक, अब देखो स्टोमेटा का वर्क क्या होता है। तो स्टोमेटा जो होता है गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान और जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसमें सहायक होता है। कार्क क्या होती है, कार्क के बारे में समझते हैं। देखो कार्क जो होती है पौधों की लगातार वृद्धि के कारण, पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने की परिधि में उपस्थित ऊतक को क्या कहते हैं, कार्क कहते हैं। ठीक, कार्क में क्या होती है, बदल जाती है। जो लगातार देखो जड़ और तने में की परिधि में जो उपस्थित जो ऊतक होते हैं जिनमें वृद्धि होती रहती है वो कार्क में बदल जाती है। इन कोशिकाओं की भित्ति क्या होती है, सुबेरिन के जमाव के कारण क्या होती है, मोटी हो जाती है। अगर पूछा जाए इनकी जो भित्ति होती है किसके कारण मोटी हो जाती है, तो सुबेरिन के जमाव के कारण। कार्क कोशिकाएं जल व गैस दोनों के प्रवाह को क्या कर देती, रोक देती। कार्य क्या होती है, कार्क जो होती है झटकों व चोट से पौधों को बचाता है या बहुत हल्का जलरोधक संपीड़ित होता है। कार्क का उपयोग कुचालक व झटके सहने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो देखिए कार्क कितनी कमाल की है। स्टोमेटा और कार्क में अंतर देख लेते हैं। देखो स्टोमेटा जो होते हैं पत्तियों के एपिडर्मिस में बहुत से सूक्ष्मदर्शी छिद्र होते हैं, जो कि वृक्क के आकार की गार्ड कोशिकाओं से क्या होती हैं, घिरी होती हैं। इन्हीं जो घिरी होती है इनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। कार्य क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन होती है इसका आदान प्रदान करेंगे। जल वाष्प का जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है उसके ह्रास को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। अब कार्य क्या होते हैं, जब जड़ें व तने वृद्ध होते जाते हैं, ठीक है, तो द्वितीयक मेरिस्टेम एपिडर्मिस को क्या बाहर की ओर धकेल देती है। ये पौधे के तने के बाहरी भाग में कई स्तरों में कार्क या पौधों की छाल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इनके बीच में किसी भी प्रकार के अंतरावकाश नहीं होता है। ये कोशिकाओं में क्या होते हैं, सुबेरिन के जमने से होता है। देखो ये स्टोमेटा है, ठीक है, देखो जब खुलता है तो ऐसा होता है, ठीक है, ये जो है गार्ड सेल है, और जो बंद हो जाता है तो स्टोमेटा ऐसा आपको दिखेगा। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, ये जो बड़ा सा दिख रहा है येलो स्पॉट इसको वैक्यूल्स कहेंगे, और ये गार्ड सेल है इसको सेल वॉल कहा जाएगा। सहायक ऊतक सपोर्टिंग टिश्यू देख लेते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा इन्हें पैकिंग ऊतक कहते हैं। अगर पूछा जाए क्या कहते हैं, इन्हें पैकिंग ऊतक कहते हैं। समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं, गोल अंडाकार बहुभुजी या लंबी होती हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति पतली होगी और कैसे होगा, कोशिका द्रव जो होगा वो गाढ़ा होगा। कोशिका के मध्य क्या होता है, केंद्रीय रितिका यानी कि वैक्यूल्स पाए जाते हैं। स्थिति मतलब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, पौधे के सभी भागों में, यानी जड़, तना, पत्ती, फूल सभी भागों का मतलब है पूरे पूरे पौधे में पाए जाएंगे। पैरेन्काइमा के ऊतक के कार्य देखो भोजन को संचित करेगा, इकट्ठा करेगा, ठीक है, यांत्रिक मजबूती प्रदान करेगा, भोजन को एकत्रित करना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 बार हो गया, ठीक है। पौधों के अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन, क्रिस्टन, टेनिन को क्या करता है, इकट्ठा करने का कार्य होता है पैरेन्काइमा का। पैरेन्काइमा कोशिकाओं का रूपांतरण देख लेते हैं। तो देखिए आइए चलते हैं। जब पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट जो कि हरा पिगमेंट होता है पाया जाता है तो वे हरे रंग की क्लोरेन्काइमा कहलाती हैं। क्या, जिसमें हरा क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो उसको हरे रंग की क्लोरेन्काइमा कहलाती हैं। तब ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाती हैं। ये कोशिकाएं पत्तियों व नवजात तनों के बाह्य आवरण में पाई जाती हैं। ठीक है, ये देखिए देखो पैरेन्काइमा है, ठीक है, ये हरे रंग का क्या है, कोलेन्काइमा है। ये देखो पेलिसेड है, और ये क्या है, स्पॉन्जी है, मतलब यानी कि छिद्रयुक्त होते हैं। ये एरेन्काइमा है, ठीक, ये एरेन्काइमा है। आगे देखते हैं, जब पैरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच अंतःकोशिकीय स्थान जब बढ़ जाता है, मतलब कोशिकीय अंतःकोशिकीय स्थान जब बढ़ जाता है तो इन अंतरकोशिकीय स्थान में वायु मतलब क्या होती है, जब स्थान बढ़ जाएगा तो वहाँ कुछ ना कुछ तो भैया जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ वायु आपको मिलेगी। तो जब स्थान बढ़ जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगी, वायु जाएगी, तब ये एरेन्काइमा कहलाती है। ठीक, मतलब जब हवा भर जाएगी, हवा का मतलब एयर, और जब एयर भर गई तो उसको कहेंगे एरेन्काइमा कहेंगे, जिससे पौधे क्या होते हैं, हल्के हो जाते हैं। यह गुण पौधों को उत्प्लावन बल प्रदान करता है। अगर पूछा जाए पौधे में जब हवा भर जाती है, एरेन्काइमा भर हो जाता है, तो क्या वो पौधे मतलब यह गुण क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं उत्प्लावन बल। ये अधिकतर जलीय पौधों में पाया जाता है। ठीक है, कोलेन्काइमा क्या होता है,
तो देखिए ये कोलेनकाइमा का चित्र है, ठीक है, इसके टीएस काटी गई तो इसको पिट है, ये ल्यूमेन है। ओके, देखो पैरेन्काइमा के समान जीवित कोशिकाएं जो होती हैं कुछ क्लोरोफिल युक्त होती हैं। पतली कोशिका जिनमें भित्ति पाई जाएगी, लंबी होंगी, स्थूल होंगी, लचीली होंगी, सेलुलोज और पेक्टिन का कोने पे जमा होगा, जो किनारी भाग होगा वहाँ पे सेलुलोज और पेक्टिन का जमा होगा। अंतःकोशिकीय स्थान क्या होगा, अनुपस्थित होगा। जो बाह्य त्वचा होती है एपिडर्मिस होती है तो उसके नीचे उपस्थित होती है। कार्य क्या होगा, यांत्रिक शक्ति प्रदान करना और क्लोरोफिल के कारण शर्करा स्टार्च का निर्माण करना होता है। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, फाइबर होता है और स्क्लेराइड्स होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखिए कोशिकाएं लंबी, सकरी व मोटी होंगी, मतलब 1 mm से लेकर 550 mm तक हो सकती हैं। स्क्लेरेन्काइमा का डायग्राम है। अंतःकोशिकीय स्थान जो होता है ये कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। सामान्यतः दोनों सिरों पर क्या होती हैं, पैनी होती है, न्यूक्लियले होते हैं दोनों सिरे, ऐसे करके न्यूक्लियले होते हैं दोनों सिरे। जीवद्रव रहित यानी कि मृत होते हैं। इन कोशिकाओं में जो होती है ये स्थित होती हैं। लिग्निन कोशिका भित्ति का क्या होता है, जो लिग्निन होती है वो कोशिका भित्ति को क्या कर देती है, मोटी कर देती है। इससे जो होती है क्लोरेन्काइमा कोशिकाएं कॉर्टेक्स, मोटाई फ्लोएम व कठोर बीज जैसे आम, नारियल, बादाम आदि में पाई जाती हैं। और इनके साथ स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं लंबी, सकरी, लिग्निन युक्त होती हैं। पौधे की छाल, नारियल के रेशे स्क्लेरेन्काइमा कोशिका के क्या हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण है। जैसे कि फाइबर हो गया, स्क्लेराइड्स हो गया, और ये आपका देखिए तो इसको तो आप बहुत अच्छे जानते हैं, नारियल है। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो पतली कोशिका भित्ति होती है, कोशिका द्रव सघन जीवित होता है पैरेन्काइमा। रितिका बड़ी व मध्य में होगी, गोल अंडाकार होगी। भोजन कैसा होगा, संचित होगा इसमें। और कुछ कोशिकाएं क्या होंगी, प्रकाश संश्लेषण करेंगी। कोशिका स्थान क्या होगा, स्थित संश्लेषण होगा, ठीक है। अब कोलेनकाइमा क्या होता है, तो कोलेनकाइमा देखो कोशिका भित्ति असमान रूप से मोटी और पतली होती है। कोशिका द्रव कम सघन जीवित होता है। रितिका छोटी होंगी, एक तरफ होंगी, ठीक है। लंबी, स्थूल, गोल आकार की होंगी। पेक्टिन कोने पर जमा होगा, ठीक है। कुछ पौधे क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ठीक है। और इसमें कोशिकीय स्थान क्या होगा, इसमें अनुपस्थित होता है। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, मोटी कोशिका भित्ति होती है। कोशिका द्रव अनुपस्थित होगा यानी कि मृत होगा। रितिका अनुपस्थित होती है, ठीक। लंबी, सकरी, मोटी अनेक आकार होते हैं। लिग्निन का जमाव होता है इसमें, और इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं, और इसमें भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, तो देखिए वे ऊतक जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है। दोनों मिलकर के संवहन ऊतक बनाते हैं, ठीक है। अगर पूछा संवहन ऊतक किन दो ऊतकों का समूह है, तो जाइलम और फ्लोएम का है। जाइलम क्या होता है, यह ऊतक यानी कि पादप, जाइलम मतलब जल, ठीक है। जल और खनिज लवणों को लेकर के क्या करेगा, चार कोशिकाओं से मिलकर, देखो ये बना होता है चार कोशिकाओं से मिलकर के, और ये क्या करता है, जल और खनिज लवणों को लेकर के पूरे बॉडी में क्या करता है, सप्लाई करता है प्लांट के। देखो चार भाग कौन से होते हैं, वाहिनियां यानी कि काष्ठीय कोशिका भित्ति एकल कोशिका लंबी नली के रूप में होती है जो कि मृत होती है। वाहिका जो होती है एक दूसरे से जुड़ी, वाहिका मतलब वाहिनियां एक दूसरे से जाल सा फैला होती है। लंबी कोशिकाएं जड़ से जल व खनिजों पौधों के विभिन्न भागों तक क्या करती हैं, ले जाती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, तो पार्श्वी संवहन में सहायक जीवित ऊतक भोजन को इकट्ठा करने में भी सहायता करता है। जाइलम जो होते फाइबर यानी कि पैरेन्काइमा जो होते पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं, और ये कैसे होते, मृत होते हैं। फ्लोएम क्या होता है, तो यह ऊतक जो होता है देखो ये भोज्य पदार्थों का संवहन करता है और पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। ये भी चार प्रकार का होता है। चालनी नलिकाएं लंबी, ठीक है, कैसी होती है, लंबी छिद्र भित्ति वाली होंगी, और नलिकाकार कोशिकाएं होंगी चालनी प्लेट के छिद्रों द्वारा अन्य चालनी कोशिकाओं के संपर्क में होती है। सहचारी कोशिकाएं जो होती हैं विशेष पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, लंबी, सकरी, सघन, जीवद्रव और बड़े केंद्रक वाली होती हैं, ठीक। फ्लोएम क्या होता है, तो देखो फ्लोएम जो होता है पैरेन्काइमा जो होता है ये कैसा होता है, देखो सरल पैरेन्काइमा कोशिका भोजन का संग्रहण एवं धीमी गति से संवहन करता है। फ्लोएम रेशे जो होते हैं ये इस पैरेन्काइमा के रेशे दृढ़ता प्रदान करते हैं, मृत कोशिकाओं के ये होते हैं, ठीक है। देखो ये पिट्ट है, ठीक है, इसको कहेंगे वेसल एलिमेंट, इसको कहेंगे ट्रैचेट इसको, और ये कहेंगे जाइलम है, ये पैरेन्काइमा सेल है, ठीक है। ये देखो फ्लोएम है, ठीक है, ये फ्लोएम है, पैरेन्काइमा है ये, और ये कंपेनियन सेल है इसको कहेंगे, इसको सिव ट्यूब कहेंगे। ये जो ऐसे दिख रही हैं ये सेलुलोज है साइड का,
इसको स्लाइम बॉडी कहेंगे, इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स कहेंगे और इसको सिव प्लेट कहेंगे। ये है आपका लिग्निफाइड वाल और ये क्या है, ल्यूमेन है। ओके, अब जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर, ये बहुत पूछा जाता है। देखो जाइलम मृत कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम जीवित कोशिकाएं होती हैं। जाइलम की कोशिका भित्ति मोटी होती है, इसकी कोशिका भित्ति सामान्यतः पतली होती है फ्लोएम की। ठीक है, लिग्निन कोशिका भित्ति को मोटी कर देती है। इसमें क्या होता है, देखो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसमें वाहिनिका जो होती हैं और वाहिकाएं पाई जाती है। इसमें चालनी नलिकाएं और सहचरी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें कोशिका द्रव होता है, इसमें कोशिका द्रव नहीं होता है। और जो खनिज लवण का संवहन करती है तो जानते हैं आप जाइलम करता है। और जो फ्लोएम होता है ये पादप में क्या करता है, भोजन बनाता है। और संवहन केवल एक दिशा में होता है। संवहन जो होता है वो ये कैसा होता है, दोनों यानी कि ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में होता है। इसमें सिर्फ जाइलम में एक दिशा में होता है और फ्लोएम में दोनों दिशाओं में होता है। जंतु ऊतक क्या होते हैं, देखो संरक्षी ऊतक जिसको एपिथेलियम ऊतक कहते हैं, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक। ठीक है, तो एपिथेलियम ऊतक क्या होता है और संरक्षी ऊतक, देखो जो शरीर की गुहिकाओं के आवरण जैसे त्वचा, मुंह, बाह्य परत यानी कि स्किन, कार्य व स्थिति के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे एपिथेलियम ऊतक के बारे में देख समझते हैं, तो सल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभा स्तंभी एपिथेलियम, ग्रंथिल एपिथेलियम। ठीक है, अब हम लोग देखो देखते हैं सल्की एपिथेलियम के बारे में। देखो सल्की एपिथेलियम जो सतही, पतली, कमजोर सतह बनाती है, जैसे रक्त वाहिनियां, फेफड़ों की कोशिकाओं की सतह विसरण करने वाली। ठीक है, इस तरह से सल्की ये सतहों को क्रमानुसार लगी होती हैं, क्रम से लगी होती है। जैसे त्वचा जो हमारे शरीर की रक्षा करने वाला ऊतक होता है। घनाकार एपिथेलियम घनाकार कोशिकाएं जो कि वृक्क की नलिकाओं की सतह व लार ग्रंथि के स्तर का निर्माण व यांत्रिक मजबूती क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। ठीक, अब हम लोग ग्रंथिल ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो स्तंभाकार एपिथेलियम का एक और देख लेते हैं। तो देखो जो श्रेया झिल्ली के रूप में पाई जाती है, यह मुख्यतः अवशोषण एवं स्त्राव में सहायक होती है। ग्रंथिल एपिथेलियम ये ग्रंथिल होती हैं अर्थात पदार्थ का स्त्रावण करती हैं। ये एपिथेलियम सतह पर होती हैं, जिससे त्वचा कभी कभी अंदर की ओर मुड़कर बहुकोशिकीय ग्रंथि बनाती है। पश्चिमाभि एपिथेलियम जो होता है, तो देखिए ये खंभाकार, स्तंभाकार, घनाकार कोशिकाओं के साथ कुछ धागों जैसे मतलब पतले पतले धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ये ऊतक जो होते हैं श्वसन नली की सतह पर पाए जाते हैं, जो कि पदार्थ के चालन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। एपिथेलियम ऊतक, ठीक है, एपिथेलियम जो ऊतक होते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियम। ठीक है, ये सिंपल स्क्वेमस है। ठीक है, सिंपल क्यूबोइडल है। ठीक, इसको सिंपल कोल्यूमिनार है। ठीक है, और ये आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेनार है। ठीक है, और सर्टिफाइड है, ये क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखो यह शरीर की गुहिकाओं जो कैविटीज होती का आवरण बनाती। मुंह की बाह्य परत पाचन तंत्र, फेफड़े, त्वचा की संरचना, अवशोषण करने वाले भाग व स्त्राव करने वाले भाग, वृक्कीय नली व लार ग्रंथि का निर्माण करती। साधारण सल्की एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। देखो पतली एक कोशिकीय स्तरीय समांतर रक्त वाहिकाएं व फेफड़ों की कोशिकाओं को बनाती। पारगम झिल्ली द्वारा पदार्थों का संवहन करते। घनाकार एपिथेलियम वृक्क की सतह और वृक्कीय नली व लार ग्रंथि की नली के स्तर का क्या करती है, निर्माण करती है। स्तंभाकार एपिथेलियम ये कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं। ये आंतों की सतह पर क्या होती है, पाई जाती है। स्तंभाकार कहाँ पाई जाती है, आंतों की सतह पर पाई जाती है। ग्रंथिल एपिथेलियम, तो देखो ये एपिथेलियम जो कोशिकाएं आंतों की सतह त्वचा में पाई जाती हैं। वह पाचक एंजाइम व रसों का क्या करती है, स्त्राव करती हैं। पश्चिमाभि एपिथेलियम, तो पश्चिमाभि एपिथेलियम क्या होता है, देखो कुछ अंगों की कोशिकाओं की सतह पर पश्चिमाभि यानी धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे श्वास नली, गर्भ नली, गुर्दे की नलिका। ये ऊतक पदार्थों के चलने में सहायता करती हैं। ठीक, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, इस ऊतक की कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में क्या करती हैं, जोड़ती, कनेक्ट करेंगी। ठीक है, करने का कार्य करती हैं, जो कि मैट्रिक्स में ढीले रूप में पाई जाती हैं। ठीक, इसके दो अवयव होते हैं, मैट्रिक्स और कोशिका। अब हम लोग रक्त व लसिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स प्लाज्मा में निलंबित रहते हैं। इसमें प्रोटीन, नमक, हार्मोन्स भी होते हैं। रक्त पचे हुए भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन शरीर की सुरक्षा व ताप नियंत्रण का कार्य करता है। रक्त गैसों
जो रक्त होता है वो गैसों शरीर के मतलब गैसों का विनिमय करता है। भोजन हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थ को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है, यानी कि संवहन करता है। ठीक है, ये देखो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये एसिडोफिल्स हैं, ये बेसोफिल्स हैं, ये लिम्फोसाइट हैं, ये मोनोसाइट हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, ये इरिथ्रोसाइट्स हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त। रक्त जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक, इसके दो भाग होते हैं। देखो इसमें कोशिका होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, कोशिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी का लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं होती हैं। ये हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है, ये O2 का संवहन करता है। और डब्ल्यूबीसी इसको सफेद रक्त कणिकाएं यानी कोशिकाएं कहते हैं। ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ईसिनोसाइट, बेसियोफिल्स ठीक इसके भाग हैं। और न्यूट्रोफिल्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? चोट लगने पर जो थक्का जम जाता है, ठीक है, तो रक्त स्त्राव मतलब यानी थक्का जमाने का कार्य करती है, रक्त स्त्राव को रोकती है। प्लाज्मा क्या होता है? 90 से 92% जल होता है इसमें, और 7% प्रोटीन होती है। 0.9 अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। लवण हार्मोन्स होते हैं। रक्त का तरल और अधात्री भाग होता है। ठीक है, अब लसिका के बारे में समझते हैं। तो देखो रक्त का रंगहीन तरल पदार्थ है जो रक्त कोशिका यानी ब्लड जो कैपिलरीज होती हैं द्वारा छनकर आता है। अस्थि जो बोन होती है इसके अंतःकोश के स्थान में कैल्शियम व फास्फोरस के लवण भरे होते हैं जो अस्थि को क्या करते हैं? कठोरता इनकी मजबूती प्रदान करते हैं। अस्थियां शरीर की निश्चित आकार प्रदान करती हैं। इसका मैट्रिक्स जो होता है वो कैसा होता है? ठोस होता है। देखो ये कम्पैक्ट बोन है। ठीक है, ये येलो मैरो है, इसको स्पॉन्जी बोन बोला जाता है। उपास्थि कार्टिलेज क्या होती है? तो देखिए इसमें अंतःकोश के स्थान प्रोटीन शर्करा होता है जिससे यह लचीली मुलायम होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को क्या करेगी? चिकना करती है। ठीक है, यह नाक, कान, कंठ, नाखून आदि में पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं कॉन्ड्रोसाइट कहलाती हैं। क्या कहलाती है? कॉन्ड्रोसाइट कहलाती हैं। अस्थि उपास्थि में अंतर। तो देखो अस्थि क्या होती है? ये ठोस पदार्थ से बना होता है और अंतःकोश के स्थान में कैल्शियम और फास्फोरस लवण भरे होते हैं। इसके बीच में अस्थि मज्जा पाई जाती है। उपास्थि क्या होती है? यह अर्ध कठोर व लचीले पदार्थ से बना होता है। इसमें अंतःकोश के स्थान में प्रोटीन व शर्करा होती हैं। यहाँ अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो नहीं पाया जाता। उपास्थि में बोन मैरो नहीं पाया जाता है। ठीक, एल्वियोलर ऊतक क्या होते हैं? तो इसके बारे में समझते हैं। देखो यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। कार्य क्या होता है? यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। आंतरिक अंगों को क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। और ऊतकों की क्या करता है? मरम्मत में सहायता करता है। ठीक है, एडिपोस वसामय ऊतक क्या होता है? तो देखिए वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक भागों के क्या बीच में पाया जाता है। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का क्या करता है? कार्य भी करता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं में भरी हुई होती हैं। घना या तंतुमय संयोजी ऊतक क्या होता है? कंडरा। ठीक है, स्नायु या कंडरा जो होता है यह अस्थि को पेशियों से जोड़ता है। स्नायु जो होता है यह अस्थि को देखो कंडरा अस्थि को पेशी से जोड़ेगा, स्नायु जो होगा अस्थि को अस्थि जोड़ेगा। ठीक है, स्नायु और कंडरा में अंतर देख लेते हैं क्या होते हैं। देखो स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, कंडरा अस्थि को पेशियों से जोड़ता है। स्नायु जो होता है लचीला और मजबूत होता है, कंडरा मतलब कड़ा। ठीक है, कम लचीला मतलब। स्नायु बहुत कम मैट्रिक्स उपास से होता है। कंडरा जो होता है धागे के आकार की बहुत मजबूत संरचनाएं होती हैं। पेशी ऊतक क्या होते हैं? शरीर की मांसपेशियां ठीक जो होती हैं ऊतक की बनी होती है। धागे के तरह की संरचना के कारण ये पेशीय तंतु कहलाती हैं। ठीक, धागे के मतलब तंतु हैं। ठीक है, पतले पतले संरचनाएं। मांसपेशियों का संकुचन व फैलाव इन्हीं के द्वारा होता है। मांसपेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन एक्टिन एवं मायोसिन पाई जाती है, अंडरलाइन कर लीजिए, जिन्हें संकुचन प्रोटीन कहते हैं। इन्हीं प्रोटीन को संकुचन प्रोटीन कहते हैं। यह ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित पेशी, अरेखित यानी कि चिकनी पेशी, हृदय पेशी। अब कंकाल की देखो ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी के बारे में समझते हैं। ऐच्छिक पेशी देखो रेखित पेशी जिसको कहते हैं, तो ये पेशी अस्थि से जुड़ी होती है, वह शारीरिक गति में सहायता करती हैं। लंबी बेलनाकार तथा आशाखित होती हैं। पार्श्व में हल्की व गहरी धारियां होती हैं। इसमें बहुनाभिकीय होती हैं, हाथ व पैरों में होती हैं।
ठीक है। अनैच्छिक पेशियाँ जो होती हैं वो देखो आरेखित पेशी होती हैं और हृदय पेशी होती हैं। ये आमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़े की श्वसनी में पाई जाती हैं। ठीक, तभी तो सांस आप अपनी इच्छा अनुसार तो लेते नहीं, आपको लेनी है तो लेनी ही है। ठीक है, दिल धड़केगा तो धड़केगा ही। ठीक है, किसी के कहने पर रुक थोड़ी ना जाना है। लंबी तथा शंक्वाकार सिरों वाली होती हैं। मांसपेशियों में पट्टिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक केंद्रक युक्त होती हैं। ठीक, एक केंद्रक युक्त होती है। आहार नाल, हृदय, आंख की पलक, फेफड़ों की पेशियां होती हैं। हृदय पेशी देखो क्या होती है, ये हृदय में पाई जाती, बेलनाकार व शाखित होती है, बिना शंक्वाकार सिरों वाली तथा हल्के जुड़ाव वाली होती हैं। और ये क्या होती है, केंद्रक युक्त होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया भी हुआ है डायग्राम। देखो कोलेजन फाइबर है, ये है क्या है, रिड्यूस मैट्रिक्स है। इसको इलोंगेटेड फाइब्रोब्लास्ट कहेंगे। ये कोलेजन फाइबर्स है। ये देखो थिक येलो इलास्टिक फाइबर है, इलोंगेटेड फाइब्रोब्लास्ट है। ठीक है, ये हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है। ये देखिए, ये है अरोटा, ये सुपेरियर वेना कावा है, इसको बोलेंगे राइट एट्रियम। ठीक है, और इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये पल्मोनरी वेन्स है, ये पल्मोनियम आर्टरीज है। ठीक है, और ये देखिए आपका राइट वेंट्रिकल है, इंफेरी वेना कावा है जो ये दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको कहेंगे इंफेरी वेना कावा बोलेंगे। और ये जो लास्ट में है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक। ठीक, तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं, मस्तिष्क, मेरुरज व तंत्रिका मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिका न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में केंद्रक व कोशिका द्रव होता है। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, प्रवर्ध, ये जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, साइटो जिसको साइटोन बोलते हैं, एक्सॉन को एक्सॉन बोलते हैं। ओके, देखो डेंड्राइट्स क्या होता है, धागे जैसी रचना जो साइटो से जुड़ी रहती है। ठीक है, साइटोन से डेंड्राइट जुड़ी हुई होती है। कोशिका जैसी संरचना, साइटोन जो होती है कोशिका जैसी संरचना जिसमें केंद्रक व कोशिका ध्रुव पाया जाता है। ठीक है, यह संवेग को विद्युत आवेग में बदलती है, तभी इतने तुरंत जाकर के करंट जैसा पहुंचता है। ठीक है, संदेश। एक्सॉन पतले धागे जैसी संरचना होती है जो कि एक सिरे पर साइटोन से तो दूसरे सिरे पर संवेदी अंग से क्या होती है, जुड़ती है। ठीक है, ये केंद्रक है, ये डेंड्राइट्स आपको दिख रहे हैं जो पतली धागे नुमा संरचना दिख रही है, ये तंत्रिकाश दिख रहे हैं आपको। ठीक है, देखो ये है डेंड्राइट्स, ये कच्छुनुमा संरचना हो गई जिसको तंत्रिकाश बोलेंगे। ये कोशिकाएं हैं। तो यहाँ हम लोग का चैप्टर फिनिश हुआ। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।